नमस्कार दोस्तों, 3 मार्च 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली न्यूज, इंडियंस को स्ट्रिक्टली बोला गया है कि ये जो खार्किव नाम का शहर है यूक्रेन का, जहां पे लड़ाई बहुत इंटेंस है, खार्किव और सूमी, इसको जितना जल्दी हो सके छोड़ के बाहर निकलो। हालांकि लोग भी निकलना चाहते हैं लेकिन निकलना काफी मुश्किल हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर यूएन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है जो कि रशिया से ये बोल रहा है कि भैया अपने ट्रूप्स को पुल बैक करो यूक्रेन से। तीसरा, श्रीलंका ने 7 घंटे से भी ज्यादा के दिन के पावर कट्स डेली के बेसिस पे अनाउंस किए हैं। ये क्या है, इसको देखेंगे। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया, इसके बारे में बात करेंगे। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट 2022 क्या बोलती है, इसको यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। और एक जैन ग्रुप है जिसने केंद्र की सरकार से परमिशन मांगी है कि उनको पाकिस्तान ट्रेवल करने की परमिशन दी जाए। पाकिस्तान से उनको वीजा मिल चुका है, वो वीजा 7 मार्च तक वैलिड है, तो अगर केंद्र की सरकार की तरफ से परमिशन नहीं आई तो वो जा नहीं पाएंगे। तो ये सारी की सारी न्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इफ पॉसिबल फॉर यू प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। दोस्तों आपके ज्वाइन बटन दबाने से काफी मदद मिलती है। वैसे भी बहुत सारे दिनों से अपने मेंबर्स को स्वागत नहीं किया है, दैट आई विल रिज्यूम वेरी सून। तो क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल फॉर यू एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें। शेयर करने से और आपका कमेंट करने से YouTube वीडियोस के एंगेजमेंट को बढ़ाता है, वीडियोस और रिकमेंड होती हैं। चलिए, पहला शब्द सर्कमल्यूक्यूशन। व्हाट डज इट मीन्स? हो सकता है कि मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो, तो प्लीज बियर विद इट। सर्कमल्यूक्यूशन का मतलब क्या होता है? द यूज ऑफ टू मेनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस समथिंग, अ लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। मतलब जितना जरूरत है शब्दों का, उससे ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब कम शब्दों में जो बात कही जा सकती है उसको बहुत ज्यादा शब्दों के इस्तेमाल से कहना, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेट तरीके से कहना, जिसको आप सिंपल तरीके से कह सकते हो। कभी कभी सर्कमल्यूक्यूशन इसलिए भी किया जाता है ताकि आप मेन मुद्दे से भटकाना चाहते हो, सुनने वाले को कुछ और दिखाना चाहते हो, जबकि एक्चुअली में बात कुछ और होती है। मतलब सर्कमल्यूशन किसी एक चीज को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना, और ऐसा कभी कभी इसलिए भी किया जाता है जो कि आप रियल बात को छुपाना चाहते हो। चलिए, पहली न्यूज, इंडियंस टोल्ड टू रश फ्रॉम वॉर हिट खार्किव। तो अभी जो यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसमें अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रशियन प्रेसिडेंट के साथ बात की, व्लादिमीर पुतिन के साथ बात की। पुतिन ने यह भी बोला है कि ठीक है भाई, एक वॉर कॉरिडोर हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वॉर कॉरिडोर के थ्रू जो भी दूसरे कंट्री के फंसे हुए लोग हैं इस वॉर जोन में, उनको निकलने की मदद दी जाएगी। एक प्रकार का ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर यहाँ पे बनाया जाएगा। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो इंडियन एम्बेसी है यूक्रेन के अंदर, उसने एक अर्जेंट एडवाइजरी इशू की है कि जितने भी भारतीय नेशनल खार्किव नाम के शहर में फंसे हुए हैं वो तुरंत वहां से बाहर निकले। हमारी सरकार ने जो हमारे यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया, उसका नाम है ऑपरेशन गंगा, ठीक है ना। तो ये जो ऑपरेशन गंगा है, रशियन कैंपेन शुरू हुआ है 24 फरवरी से, जब से ऑपरेशन गंगा चलाया गया है अब तक 17,000 लोगों को निकाल लिया गया है यूक्रेन से, जो इंडियन नेशनल्स हैं। लेकिन सूमी और खार्किव नाम के जो 2 शहर हैं, इन शहरों में फंसे हुए इंडियंस को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब तक 15 फ्लाइट्स अंडर ऑपरेशन गंगा यहां पे लॉन्च की जा चुकी हैं। अभी ही रिसेंटली ट्यूसडे को एक C-17 एयरक्राफ्ट हिंडन बेस से उड़ा, हिंडन एयर बेस से, और ये यूक्रेन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लेके गया। तो बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स, टेंट्स, ब्लैंकेट, सोलर लैंप्स, हाउस होल्ड आइटम्स को हमने यूक्रेन में ट्रांसफर किया है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा, वो लोग मिस्टेकन है। हमने 2 टन्स ऑफ मेडिसिन भी भेजी थी यूक्रेन थ्रू पोलैंड, थ्रू रोमानिया एंड पोलैंड। हम मेडिसिन भी वहां पे भेज रहे हैं। ये जो इंडियन एयरफोर्स के C-17 है, ये मिलिट्री मिशंस में डाइवर्स रेंज ऑफ ऑपरेशंस में काम करते हैं, चाहे मेडिसिन पहुंचाना हो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाना हो, पीस कीपिंग फोर्सेस को पहुंचाना हो। और 2013 में स्काई लॉर्ड स्क्वाड्रन में भी हमारे IAF के C-17 जहाजों को जोड़ दिया गया था। जिस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम में आएगी। ऑपरेशन गंगा याद रखिएगा। अगली न्यूज है, यूएन जनरल असेंबली आस्क्ड रशिया टू पुल बैक ट्रूप्स। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यहाँ पे वोटिंग हुई। इस वोटिंग में 141 कंट्रीज ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया, 5 कंट्रीज ने, आप कह सकते हो कि फेवर में वोट किया। मतलब 5 कंट्रीज ओपनली यहां पे रशिया के यूक्रेन अटैक को सपोर्ट कर रही हैं, 141 कंट्रीज अपोज कर रही हैं, और 35 कंट्रीज ने कोई वोट ही नहीं डाला, एब्सटेन कर लिया। इंडिया ने वोट नहीं डाला, पाकिस्तान ने वोट नहीं डाला, बांग्लादेश ने वोट नहीं डाला, यूएई ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एब्सटेन किया था, बट यहां पे रशिया के अगेंस्ट वोट किया। श्रीलंका ने वोट नहीं डाला, चाइना ने भी यहां पे एब्सटेन कर लिया।
तो कुल मिला के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यहाँ पे ये वोटिंग हुई क्यों है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ हो नहीं पाया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया ने जो रेजोल्यूशन था उसको कर दिया वीटो। तो अब मैटर कहां पहुंचेगा? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं देख पा रहा तो जनरल असेंबली पहुंच गया। अब जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास भी हो जाता है तो कुछ होने वाला नहीं है, वो बाइंडिंग नहीं है, ये बात रशिया को भी पता है। तो पास हो ही गया। अब 141 कंट्रीज यहाँ पे रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर रही है, तो पास हो ही गया है। रेजोल्यूशन को को स्पॉन्सर किया था 96 कंट्रीज ने, ठीक है ना। नियरली 2/3 ऑफ दोस प्रेजेंट इन वोटिंग अगर यहाँ पे प्रेजेंट होकर उसको सपोर्ट करती हैं तो उस रेजोल्यूशन को पास माना जाएगा। तो रेजोल्यूशन भले ही पास मान दिया गया है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है इससे होगा कुछ नहीं। ये रेजोल्यूशन जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है रशिया का, जो कि 24 फरवरी को लॉन्च हुआ है, इसको अपोज करता है, रशिया को कंडेम करता है, फोर्स यूज करने से मना करता है और रशिया को कह रहा है कि आप अनकंडीशनली यूक्रेन से विड्रॉ कर जाइए। ऑब्वियस सी बात है रशिया ऐसा अभी के लिए तो नहीं कर रहा है। इंडिया के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। इंडिया के ऊपर प्रेशर क्यों पड़ रहा है? पहली बात तो हम रशिया के स्टैंड पे ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे। दूसरा, यहां पे रशिया एक ऐसा प्लेयर नजर आ रहा है जो कि एक दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करेगा, यूनिलैटरली बॉर्डर्स को चेंज करेगा, और हम उसको अपोज नहीं कर रहे हैं। तो हम उसको अपोज नहीं कर रहे हैं, शांत है, मतलब हम एक प्रकार से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कल की डेट में हो सकता है चाइना अगर इंडिया के ऊपर अटैक कर देते हैं, चाइना पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक कर देते, तो फिर इंडिया के पास भी मदद नहीं पहुंचेगी। उस समय पे बाकी कंट्रीज इंडिया को बोल देंगी कि भाई जब यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर हुआ था तब तो तुम कुछ बोल नहीं रहे थे, अब तुम्हारे ऊपर वॉर हो रहा तो तुम इंटरनेशनल कम्युनिटी से बोल रहे हो। हालांकि इंडिया इतना कमजोर नहीं, कल की डेट में अगर चाइना पाकिस्तान से अटैक आता है तो हम भी न्यूक्लियर पावर है, बहुत ढंग से जवाब जाएगा उनकी तरफ, तबाही खतरनाक मचेगी। यूक्रेन यहाँ पे थोड़ा कमजोर पड़ गया है रशिया के सामने। बहरहाल इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक कंट्री अगर अग्रेसर है और वो दूसरे के ऊपर अटैक कर रहा है और यूनिलैटरली बॉर्डर्स को चेंज कर रहा है, तो ये एथिकली मॉरली इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से गलत है। तो इंडिया को यहाँ पे अपोजिशन करना चाहिए, बट इंडिया स्ट्रेटेजिक रीजन से अपोजिशन नहीं कर रहा है और ये सही भी है। ये जो यूक्रेन और आजकल के बहुत बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं, ये जो बोलते फिरते हैं कि इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर था, नॉन अलाइंड मूवमेंट के मेंबर होने के बावजूद भी इंडिया आज कुछ नहीं कर रहा है, इंडिया बहुत गलत कर रहा है, इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंटरनेशनली। इन लोगों से जाके कोई पूछे कि जब चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया था 1962 में, तब कौन सी कंट्री मदद करने के लिए आई थी? कोई नहीं आया था मदद करने के लिए। अक्सर चीन जब हमारे पास से चला गया था, तो हम भी एज अ कंट्री जानते हैं कि हम अकेले खड़े हैं, हमारी मदद के लिए कोई नहीं है। आज की डेट में यूक्रेन को हम ओपनली सपोर्ट भी कर देंगे ना, हमारे ऊपर जब अटैक आएगा कोई नहीं आने वाला यहाँ पे मदद करने के लिए। इसलिए हम तो अपने हिसाब से सोचेंगे ना, और वही यहाँ पे हो रहा है, वही हमारी सरकार कर रही है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है स्पेस जंग ऑन 5800 माइल्स पर आवर कॉलिजन कोर्स विद मून। तो भैया 3 टन स्पेस जंग मतलब आपने सैटेलाइट लॉन्च की, अब जब सैटेलाइट डिसमेंटल हो गई, यूज हो चुकी, या फिर वो उस रॉकेट के थ्रू सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाया, फिर वो रॉकेट के स्पेयर पार्ट्स घूम रहे हैं अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में, तो 3 टन का स्पेस जंक वेस्ट, ये भाई एक ऐसे कोर्स पे कि आगे जाके टकरा जाएगा मून से, और टकरा जाएगा मून से तो मून की एक बहुत, मतलब मून में गड्ढा सा बना देगा, मून की सरफेस को ये उखाड़ फेंकेगा, इतनी तेजी से टकराएगा। तो फार साइड ऑफ मून पे 5800 माइल्स पर आवर, 9300 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से रॉकेट आके टकराएगा 4 मार्च को। और ये जो कॉलिजन होगा, ये जो मून का साइड अर्थ को फेस करता है उसकी तरफ नहीं होगा, जो साइड मून का अर्थ के दूसरी तरफ है। तो दोनों ही रोटेट कर रहे हैं, सेम स्पीड पे रोटेट कर रहे हैं, इसलिए ज्यादातर केसेस में मून का एक ही साइड अर्थ से दिखाई पड़ता है, लेकिन मून के दूसरे साइड पे ये कॉलिजन होने वाला है। अच्छा, बहुत सारे ऑफिशियल्स का ये बोलना है कि चाइना का एक रॉकेट था, उसका तीसरा स्टेज था, ये रॉकेट डिसमेंटल हो चुका है, वो जाके मून से टकरा रहा है। चाइनीज मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो लूनर मिशन था 2014 का, उसका अपर स्टेज तो एटमॉस्फेयर में घुस के अर्थ के ऑलरेडी बर्न हो चुका है, तो वो कैसे जाके टकरा सकता है। तो अभी के लिए ये क्लियर नहीं है कि ये जो स्पेस जंक है इसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, लेकिन ये चीज क्लियर है कि ये 3 टन का स्पेस जंग जब जाके मून में टकराएगा तो 33 फीट से 66 फीट, 33 to 66 फीट का गड्ढा हो जाएगा, लगभग 10 to 20 मीटर्स का गड्ढा हो जाएगा, और उस गड्ढे से जो डस्ट, जो गंदगी बाहर निकलेगी, वो माइल्स ऑफ किलोमीटर्स तक फैल जाएगी। अब बात यहाँ पे ये कि जो 3 टन का यहाँ पे स्पेस जंग जाके टकरा रहा है ना, ये है लो अर्थ ऑर्बिट पे। लो अर्थ ऑर्बिट आप कह सकते हो कि 600-700 किलोमीटर से 2-3 हजार किलोमीटर की जो ऊंचाई है अर्थ से, वो होती है। और जब सैटेलाइट्स 30,000, 35,000, 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे प्लेस किए जाते हैं, तब भाई उनके टकराने का डर नहीं होता है, क्योंकि 35,000 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस बहुत बड़ी दूरी हो गई।
तो जो बहुत दूर हैं सैटेलाइट्स 35,000 40,000 किलोमीटर, उनको जल्दी कोई ट्रैक नहीं करता है, लेकिन जो लोअर स्पेस ऑर्बिट है इनको ट्रैक किया जाता है, नासा इनको ट्रैक करती है। तो यूएस स्पेस कमांड का तो ये बोलना है कि भाई जो चाइनीज अपर स्टेज का जो स्पेस जंक था ये कभी डी ऑर्बिट नहीं हुआ। चाइना का जो 2014 का लूनर मिशन था और वही यहां पे जाके टकरा रहा है। चाइना बोल रहा है कि नहीं ये नहीं टकरा रहा है, जो कुछ भी टकरा रहा है वो एक बड़ा गड्ढा कर देगा मून की सरफेस पे। मून की सरफेस की बात की जाए तो ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत सारे क्रेटर्स हैं। ये क्रेटर्स स्पेसिफिकली इसीलिए बने हैं क्योंकि बहुत सारा स्पेस जंक आके अक्सर कर मून पे टकराता रहता है। मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए स्पेस जंक जलता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ है, अब अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, कुछ भी स्पेस जंक अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री मारेगा ना, अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो वो पहले ही जल के खाक हो जाएगा। लेकिन चूंकि मून की सरफेस पे किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई भी एटमॉस्फेयर रेजिस्टेंस नहीं देता है इनकमिंग क्रेटर्स को, इनकमिंग आप कह लो ऑब्जेक्ट्स को, तो वो ऑब्जेक्ट्स जलते नहीं है, वो जाके सीधे मून की पृथ्वी से टकरा जाते हैं। अच्छा, मून की पृथ्वी पे नासा का लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर भी है, फिर चाइना का भी लूनर लैंडर है, लेकिन जहां पे टकराहट होगी वो उससे बहुत दूर हैं ये ऑर्बिटर्स, तो ये कुछ रिकॉर्ड कर पाएंगे इस बात के चांसेस कम है। जो हमारा चंद्रयान 2 है ये भी ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे पाएगा, इसके भी चांसेस कम है, क्योंकि इस समय पे जहां पे टकराहट हो रही है तब चंद्रयान 2 वहां से नहीं गुजर रहा होगा। ठीक है भाई, जीएस पेपर 3 स्पेस में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2022। भूपेंद्र यादव साहब जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने रिलीज की है डाउन टू अर्थ की एनुअल स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2022। ये कब रिलीज की गई? अनिल अग्रवाल डायलॉग जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट सेंटर फॉर साइंस ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा 1 मार्च 2022 को, तब ये पर्टिकुलर स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट रिलीज की गई। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया की जो रैंकिंग है 11 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में वो नीचे गिरी है। जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जेंडर इक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज, कम्युनिटीज, इन सब चीजों में जो इंडिया की रैंकिंग है वो नीचे गिरी है। इंडिया की क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसमें इंडिया गलत तरीके से मतलब खराब परफॉर्म कर रहा है। इंडिया पिछले साल स्ट्रगल कर रहा था हंगर को खत्म करने के लिए, फूड सिक्योरिटी को कम करने के लिए। अगर रैंकिंग देखी जाए तो भाई अगर आप देखो 2000 से लेके 2015 तक इंप्लीमेंट किए गए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। 2015 से 2030 तक ये इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और 2030 तक 192 नेशन यूनाइटेड नेशंस जो मेंबर स्टेट है वो इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो पिछले साल थी 117। हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ओवरऑल इन गोल्स को इंप्लीमेंट करने में, इसमें हमारी रैंक थी 117, इस साल हमारी रैंक हो गई 120, मतलब हमारी रैंक 3 नीचे गिर गई है। ठीक है भाई, इन रैंकिंग्स के हिसाब से अगर आप देखो तो इंडिया साउथ एशियन कंट्री से पीछे, पाकिस्तान से आगे, पाकिस्तान की रैंक है 129, हमारी है 120, भूटान की 75, श्रीलंका की 87, नेपाल की 96, बांग्लादेश की 109। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का स्कोर है इंडिया का वो 100 आउट ऑफ 66 है। दो ऐसे स्टेट्स हैं झारखंड और बिहार जो 2030 तक एसडीजीज मीट नहीं कर पाएंगे, वो सबसे कम तैयार हैं एसडीजीज मीट करने के लिए। केरला ने टॉप किया है यहाँ पे एसडीजीज को मीट करने के पोटेंशियल को लेके, तमिलनाडु उसके बाद है, फिर हिमाचल प्रदेश, मतलब केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, ये टॉप 3 के स्टेट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा अग्रसर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो भी टारगेट्स हैं इनको अचीव करने के लिए। कर्नाटका, गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये टाई कर रहे हैं। मतलब आप कह सकते हो कि ये इनके बराबर पोटेंशियल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मीट करने में। सबसे गंदा पोटेंशियल अगर कोई दिखा रहा है, मतलब जिसके सबसे कम चांस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए 2030 तक, वो है आपका झारखंड और बिहार। यूनियन टेरिटरी में नंबर 1 पे आता है चंडीगढ़, उसके बाद आता है दिल्ली, फिर पुदुचेरी, फिर लक्षद्वीप। तो चंडीगढ़ टॉप पे, दिल्ली, पुदुचेरी और लक्षद्वीप सेकंड प्लेस पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तीसरी पोजीशन पे। ये सब पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? पोजीशन इस रिस्पेक्ट में कि हम 2030 तक कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मीट कर सकते हैं। कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? तो पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी, छठा क्लीन वाटर सैनिटेशन, सातवां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नवा इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां रिड्यूस इनइक्वालिटीज, 11 सस्टेनेबल सिटीज, 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, 13 क्लाइमेट एक्शन, 14 लाइफ बिफोर वाटर, 15 लाइफ ऑन आइलैंड, 16 पीस जस्टिस इन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च को हर साल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा
और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इस दिन इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की जाती है सारे मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस में। यह दिन मनाया गया था 1 मार्च 2014 को पहली बार। इसको लॉन्च किया था यूएन एड्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइकल सिडेबी ने 27 फरवरी को उस साल 2014 में। ये एक बड़ा तगड़ा इवेंट था बीजिंग में जब ये किया गया था। डिस्क्रिमिनेशन को हमारी सोसाइटी में खत्म करो, और हर प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन जेंडर का हो, मेल फीमेल का हो, क्लास का हो, रेस का हो, सेक्स, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इनकम, ऑक्यूपेशन, डिसेबिलिटी, किसी भी चीज का डिस्क्रिमिनेशन हो, इसको खत्म होना चाहिए। जेंडर आइडेंटिटी में एलजीबीटी वाला भी एंगल आ जाता है, ठीक है। मेल फीमेल के बीच में जो सेग्रीगेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज में, वो भी आ जाता है। अमेरिका में व्हाइट और ब्लैक का विवाद, इंडिया के अंदर कास्ट का विवाद, ये सारे के सारे विवाद यहाँ पे कवर होते हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का एम्बिट बहुत बड़ा है। दिसंबर 2013 में जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे पहली बार लॉन्च किया गया था माइकल सिडेबी के द्वारा, जो कि यूएनएड्स के डायरेक्टर हैं। पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया 1 मार्च 2014 को। यूएनएड्स अगर आप देखें तो एचआईवी एड्स से जो सफर करने वाले लोग हैं वो बिना डिस्क्रिमिनेशन की अपनी जिंदगी जी सके, इसके लिए भी आप कह लो इस दिन को याद किया जाता है। फिर इंडिया के अंदर सेक्शन 377 होमोसेक्सुअलिटी के रिस्पेक्ट में बात करता है। तो होमोसेक्सुअलिटी इंडिया में पहले क्रिमिनलाइज थी, इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया। तो जो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी का मूवमेंट चला है, उसमें जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के दिन बहुत सारे मार्चेस निकालना, सरकार को अवेयर करवाना, इस प्रकार के कैंपेन्स चलाए गए। और 1 मार्च के दिन को एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया गया इंडिया के अंदर होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करवाने के लिए। समझ गए भाई? अभी जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है 2022 का, इसकी थीम है रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। तो दुनिया भर में जो भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, जब भी लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, ओवरऑल इसको टैकल करने के लिए एक अवेयरनेस के तरीके से जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे को इस्तेमाल किया जाता है। जो ऑफिशियल सिंबल है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे को जो रिप्रेजेंट करता है वो है आपका बटरफ्लाई। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है जैन ग्रुप सीक सेंटर्स नॉट टू ट्रेवल टू पाकिस्तान। भाई इंडिया पाकिस्तान के टेंशंस के बाद अगर आप देखो तो अभी के लिए कुछ जैन मेंबर्स हैं जिनको पाकिस्तान का वीजा मिला है। एक ग्रुप है जिसको लीड करते हैं जालंधर बेस्ड एक्टिविस्ट सुनील जैन साहब। इनका यह बोलना है कि जो वर्ल्ड जैन मुस्लिम इंटरफेथ हार्मोनी काउंसिल है, इसको लीड करते हैं। इसके बिहाफ पे अभी पाकिस्तान से कुछ लोगों को वीजा मिला है लाहौर ट्रेवल करने का 21 फरवरी को। तो 21 फरवरी से 7 मार्च तक इस वीजा की वैलिडिटी है। सोचिए एक समय पे एक ही देश था दोस्तों, आप दिल्ली से ट्रेन पहुंचो, लाहौर जाओ, बलूचिस्तान जाओ, कोई रोक टोक नहीं थी। आज की डेट में तो इम्पॉसिबल सा हो गया है। तो भाई वीजा मिला है आपका 21 फरवरी से 7 मार्च तक का। अब इस टाइम पीरियड में अगर आपको जाना है तो जाना है। अब जाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियरेंसेस चाहिए अगर पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर से क्रॉस करना है। तो इससे पहले कि ये वीजा एक्सपायर कर जाए, सुनील जैन साहब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू ये परमिशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू ये परमिशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। 22 मेंबर्स जो कि जैन फेथ को फॉलो करते हैं वो लाहौर जाके अपनी रिलीजियस श्राइन को विजिट करना चाहते हैं। ये रिलीजियस श्राइन कौन सी है? तो गुजरानवाला में एक जैन टेंपल था। इस जैन टेंपल को गुजरानवाला के डीएसपी का ऑफिस बना दिया गया था। हुआ यह था कि जब 1992 में बाबरी मस्जिद डेवोल्यूशन हुआ था इंडिया में, अयोध्या में, तो उसके बाद जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज की साइट्स थी, हिंदू श्राइन हो, सिख गुरुद्वारा हो, जैन श्राइन हो, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, इनको तोड़ा गया, इनको खराब किया गया, लोगों को मारा काटा गया। तो गुजरानवाला में एक जैन टेंपल था, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अभी रिसेंटली पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि ये जो जैन टेंपल है आपका गुजरानवाला का, इसको रिस्टोर करो। तो अभी दिसंबर 2021 में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जैन टेंपल को रिस्टोर किया जा रहा है। नीला गुंबद ब्लू डोम जो है लाहौर में, इसको आप कह लो रिस्टोर किया जा रहा है। अब रिस्टोरेशन में कुछ महीने लग जाएंगे, बट नो डाउट यहाँ पे जो गुजरानवाला टेंपल है आचार्य आत्माराम जी का, ये जैन कम्युनिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर टेंपल 1947 से लेकर 1984 तक इस्तेमाल नहीं किया। 1984 में इसको जो लोकल अथॉरिटीज थी उसने अपने इस्तेमाल के लिए ले लिया, उसको डीएसपी का ऑफिस बना दिया गया। सोचिए एक रिलीजियस श्राइन के साथ पाकिस्तान में ऐसा हुआ, और पाकिस्तान इंडिया को लेक्चर देता है माइनॉरिटीज के रिस्पेक्ट में। तो इसी रिलीजियस श्राइन को विजिट करने के लिए जो हमारे जैनी भाई हैं वो जाना चाहते हैं। ओके, 22 लोग सरकार से परमिशन मांग रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये परमिशन देखिए मिल ही जाएगी। ओके, अच्छा अब बात आती है रिलीजियस विजिट्स की इंडिया और पाकिस्तान में। अब देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू गुरुद्वारा और सिख श्राइन्स हैं, आपकी जैन श्राइन्स हैं। उसी प्रकार से मतलब
जो इस्लामिक श्राइन्स है वो इंडिया के अंदर है। अब इंडिया तो अपने श्राइन्स का ध्यान रखता ही, भाई इंडिया के अंदर खुद ही इतनी बड़ी इस्लाम की पॉपुलेशन है। हालांकि पाकिस्तान के लोग उनमें आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, वो भारत सरकार का मैंडेट है कि भाई वीजा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये वीजा वगैरह और ये परमिशन दी जाती है 1974 के एक प्रोटोकॉल के थ्रू। इस प्रोटोकॉल का नाम है इंडिया पाकिस्तान जॉइंट प्रोटोकॉल ऑन रिलीजियस पिलग्रिमेजेस 1974। तो इस प्रोटोकॉल के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई पिलग्रिमेजेस एक दूसरे की कंट्री के जा सकते हैं बिना डिस्क्रिमिनेशन के। डिस्क्रिमिनेशन ना धर्म के आधार पे होगा, ना ही किसी सेक्ट के आधार पे होगा। आप अपने भगवान के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। मुस्लिम श्राइन्स जो इंडियन साइड पे हैं वो लगभग 5 हैं। हमारी इंडियन जो धर्मों की श्राइन्स है 15 श्राइन्स लगभग पाकिस्तानी साइड पे हैं, ज्यादातर उसमें से गुरुद्वारास हैं। तो इन विजिटर्स को जाने के आने के लिए जो सहूलियत के लिए नियम कानून बनाए गए थे वो बनाए गए थे अंडर द इंडिया पाकिस्तान जॉइंट प्रोटोकॉल रिलीजियस पिलग्रिमेजेस 1974 के थ्रू। अब ये प्रोटोकॉल खतरे में आ गया है जब से ये जम्मू एंड कश्मीर वाला विवाद हुआ। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, पाकिस्तान ने ट्रेड वगैरह बंद कर दिया, उसके बाद से कोविड पैंडेमिक आ गया। तो इंडिया ने ट्रेवल और फ्लाइट्स बहुत सारी कंट्रीज के साथ खोल दिए हैं, बट पाकिस्तान के लैंड साथ जो लैंड बॉर्डर्स है वो अभी भी बंद है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की सरकार की तरफ से न्यू दिल्ली के पास एक प्रपोजल आया था कि हिंदू, सिख और मुस्लिम पिलग्रिम्स को दोनों साइड से आप जाने दे सकते हो दर्शन वगैरह करने के लिए। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस था जब से बदला है तब से हालात काफी खराब हैं। अब कितनी जल्दी नॉर्मल टूरिज्म शुरू होगा? टूरिज्म तो देखिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में ना के बराबर है। ये जो रिलीजियस एक्सचेंजेस हैं यही जल्दी शुरू हो जाए अपने आप में, यही बहुत बड़ी बात होगी। जिस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है श्रीलंका के अंदर से एक अनफॉर्चुनेट न्यूज निकल के आ रही है। श्रीलंका में 26 साल में सबसे बड़ा पावर कट किया गया है। श्रीलंका की सरकार ने अनाउंस किया है कि हर दिन 7.5 घंटे की बिजली की कटौती होगी। और इसका एक मेजर वजह यह बताई जा रही है कि बिजली पैदा करने के लिए श्रीलंका के अंदर मेजर स्केल पे ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, और ऑयल खरीदने के लिए श्रीलंका के पास फॉरेन एक्सचेंज है नहीं। तो दिन के बेसिस पे 7.5 घंटे की बिजली की कटौती है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं श्रीलंका के, उनको साफ साफ ये बोल दिया गया है कि आप दिन में एयर कंडीशनर नहीं चलाएंगे, एनर्जी को बचाएंगे। श्रीलंका की पब्लिक यूटिलिटी कमीशन ओपनली बोल रही है कि ये श्रीलंका के लिए एक ब्लैक डे है। श्रीलंका के अंदर फ्यूल नहीं है। फ्यूल क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, वो इंटरनेशनल मार्केट से ऑयल खरीद ही नहीं पा रहे। हालात बहुत खराब है। इससे पहले इतने खतरनाक हालात श्रीलंका के हुए थे 1996 में, जब श्रीलंका हाइड्रो पावर से अपनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता था 80%, और गर्मी के चलते, ड्रॉट के चलते इनके जो हाइड्रो पावर के डैम्स थे उसमें पानी सूख गया था, तो पानी था ही नहीं इनके पास बिजली पैदा करने के लिए। और अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी भी श्रीलंका की कॉम्प्रोमाइज हो रही है फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस के चलते। ठीक है भाई, ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। बस आप कह लो डीजल पे चलती हैं श्रीलंका के अंदर। 11,000 बसेस में से आधी चली नहीं रही हैं श्रीलंका के अंदर। जो लंका आईओसी नाम की कंपनी है उसने तेल के दाम 12% से बढ़ा दिए हैं। तो श्रीलंका की कंपनी है सेलॉन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, वो भी कह रही कि भाई हमें दाम बढ़ाने दो। तो कुल मिला के हालात बहुत खराब है। दाम बढ़ने नहीं दे रही श्रीलंका की सरकार, क्योंकि श्रीलंका के लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हैं और परेशान हो जाएंगे। 1948 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस है श्रीलंका की। इतनी गंदी इकोनॉमिक क्राइसिस तो सिविल वॉर के समय पे भी वहां पे नहीं आई थी। फूड हो, मेडिसिन हो, सीमेंट हो, ऑटोमोटिव पार्ट्स हो, राइस हो, शुगर हो, मिल्क हो, हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। जनवरी 2022 में इन्फ्लेशन था, फूड इन्फ्लेशन 25%, ओवरऑल इन्फ्लेशन 16.8%। और सबसे बुरी बात यह है कि चीजों को खरीदने के लिए श्रीलंका की सरकार के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, हर चीज वो खुद पैदा कर नहीं सकता, इसलिए बहुत सारी चीजों के लिए वो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, और इंपोर्ट के लिए चाहिए आपकी सरकार के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि श्रीलंका के पास नहीं है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।